आप सभी का नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, मैंने भी आपसे पिछले सत्र में इस चीज़ की चर्चा की थी कि पाकिस्तान के बंटवारे के समय जिन्ना और उनकी पार्टी की भूमिका क्या थी। मैंने आपसे इसकी चर्चा करी। मैंने आपसे एक चर्चा इसकी भी करी कि पाकिस्तान के विभाजन के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, उस समय की सोच क्या थी, किस तरह जिन्ना की सोच कांग्रेस और नेहरू गांधी के खिलाफ थी, किस तरह जिन्ना का क्या सोचना था, और इकबाल, रहमत अली, फजल उल हक की क्या भूमिका थी। इन सब चीज़ों से मैंने आपको अब तक रूबरू कराया। अब चलिए आपको हम थोड़ा सा एक आगे ले चलते हैं और हम बताते हैं कि क्या कंडीशन उस समय की थी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। देखिए, भारत आज़ाद हो गया, जिन्ना अपने देश चले गए। उन्होंने जिस देश की बात करी थी उसका नाम था पाकिस्तान, और उस समय की राजधानी पहले हुआ करती थी कराची। तो पाकिस्तान के दो टुकड़े, पूरा पाकिस्तान कहने को एक था, लेकिन पाकिस्तान के दो टुकड़े थे। एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान आज वही है, उसको हम आज का पाकिस्तान कहते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान वो है जिसको हम आज का बांग्लादेश कहते हैं। अच्छा, अंग्रेज़ों को तो देखिए एक चीज़ शुरू से पता थी कि संयुक्त बंगाल अंग्रेज़ों की शुरू से एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। देखिए, साहित्य हो, व्यापार हो, विकास हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रहा हो, जो कुछ भी आप बात कर लें, उस समय का जो बंगाल था वो बहुत आगे था हर चीज़ में। तो संयुक्त बंगाल क्या था? वो आपका उड़ीसा, बंगाल, आज का बांग्लादेश और आसाम, एक बहुत बड़ा एरिया था जो अंग्रेज़ों के काबू में नहीं आ रहा था। तो अंग्रेज़ों ने क्या काम किया? पहले उन्होंने बंगाल के टुकड़े करे, फिर बंग भंग देखिए का आंदोलन भी चला था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या नौटंकी करी, इन्होंने जिन्ना को तो खूब अच्छे से फीडिंग करी। वो कहा, भाई तुम असली तो हमने तो मुसलमानों से राज्य लिया था, ये था वो था, मुग़ल, ये सब फिलासफी जोड़ जोड़ करके अंग्रेज़ों ने इनको बना दिया। और ईस्ट पाकिस्तान को भी इन्होंने तोड़ा, उसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं। वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का टुकड़ा था। दोनों पाकिस्तान की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास की थी। देखिए, भारत की तरफ से तब भी कोई विरोध ना होता अगर ये पाकिस्तान कायदे से रहता। कश्मीर को लेकर के जिन्ना और उसके चेलों ने कश्मीर पर अटैक कर दिया, आपने हमसे युद्ध लड़ लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि युद्ध की बात आप करेंगे तो भारत चुप रहेगा। कलह का बीज आप खुद बोकर गए थे जिन्ना साहब यहाँ से, तो भारत के पास जितना कुछ भी सामर्थ्य था, भारत ने जवाब दिया। पहला काम तो जिन्ना कहते रह गए, हमारा बम्बई वाला घर हम वहाँ रहने आएंगे। भारत ने मना कर दिया, तुम गए, तुम्हारी बात खत्म। जितना कुछ भी संभव था भारत ने सब किया। दूसरी बात, कायदे से रहते, तमीज़ से रहते जिन्ना साहब भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी जैसे लोगों ने बनवाई थी, जो कलकत्ता को पेशावर से जोड़ती थी, हम उसका प्रयोग भी करने देते सामानों की आवाजाही में, जनता की आवाजाही में। लेकिन जब आप बदतमीजी करेंगे, युद्ध करेंगे, तो क्या होगा? भारत ने कभी भी सड़क मार्गों का प्रयोग अंदर से आने जाने के लिए नहीं करने दिया। हमने उनको अपने हवाई मार्ग का प्रयोग करने दिया कि ठीक है, आपको जाना है इधर से उधर, आप एक काम करिए, हवाई जहाज़ को आप भारत से ऊपर से उड़ा के ले जा सकते हैं। लेकिन जब कोई सामान भेजना होता था तो भाई सामान तो आना जाना होगा, तो जाहिर सी बात है वो समुद्र के रास्ते से होगा। तो उसके लिए पूरा पाकिस्तान को चक्कर काटना पड़ता था। कैसे? देखिए, आपने भारत का नक्शा देखा है, भारत का नक्शा वी शेप में है, नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से। तो अगर भारत के चक्कर काटा तो पाकिस्तान को यहाँ से पूरा हो करके गुजरना होता था, और बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान जाना पड़ता था, श्रीलंका के नीचे से होते हुए, कभी कभी श्रीलंका और भारत के बीच से भी होकर के।
तो आप सोचिए कितना लंबा एरिया पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान के लिए जाना पड़ता था। देखिए कहीं से भी पॉसिबल ही नहीं था कि इतना दूर का एरिया दो देशों के, एक ही देश के दो टुकड़े हों और इतना लंबा एरिया कवर करना पड़े। तो जाहिर सी बात है कि वो तो आखिर भारत की भलाई और भारत की अच्छाई पर ही इनकी दोनों की दूरियां चल पाती। लेकिन ये क्या करते थे भाई, भारत पे हमेशा अटैक कर दें। कभी 47 में किया, फिर 65 में किया। तो भारत तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारा काम रह गया बस सांपों को दूध पिलाना। इसके बाद देखिए जो एक घटनाक्रम होता है उसकी हम आपसे चर्चा करें। पाकिस्तान आज़ाद हो गया वो तो ठीक था, चलो कोई बात नहीं, ऐतिहासिक अपराध था जिन्ना का, भूल जाए। आपको एक बात बताते हैं कि भारत की आज़ादी के पहले ही अंग्रेज़ों के साथ जो पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट, उसमें जो 7 सिस्टर हैं, चलिए अभी हम सिक्किम को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, तो जो बाकी जो 6 राज्य हैं उनमें से कुछ में आदिवासी थी, आदिवासी जनजातियां थीं और उनकी भी आज़ाद होने की इच्छा शुरू से थी। मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड, ये शुरू से अंग्रेज़ों के लिए इन लोगों ने चिंता का सबब बनाया था। अंग्रेज़ चले गए, उस एरिया को भारत को देकर गए, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो अपने आप को आज़ादी के तुरंत बाद भारत के साथ नहीं जोड़ पाए। वो आप देखिए खान पान हो, रहन सहन हो, या फिर उनकी जो चेहरे की बनावट हो, वो कहीं ना कहीं अपने आप को चाइना और उसके जो एरिया थे, म्यांमार जो भारत उधर का एरिया है भारत से सटा हुआ, कुछ चेहरे वहरे उनसे उनके मिलते थे। तो हुआ क्या कि देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब हम इसकी चर्चा करेंगे कि 71 का युद्ध क्यों हुआ। अब पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत ने 71 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया, तो हमने क्यों कराया, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं अभी। तो जो हमारे जो 5-6 राज्य थे जहाँ पर आंतरिक समस्याएं चल रही थी, उनको पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के द्वारा बहुत अच्छा सपोर्ट किया। कैसे? जो पहाड़ी एरिया थे उस समय की ईस्ट पाकिस्तान के, वहाँ पर चीन के सपोर्ट से पाकिस्तान क्या करता था, हथियार मंगा ले। भाई वो तो माओवादियों का एरिया था, माओवादी विचारधारा आपको पता ही क्या है। सुन त्जू और माओ के उस पर चलने वाला चीन 62 में जब भारत को उस हिसाब से जब नहीं कर पाया, हरा पाया, तो फिर इस तरीके से चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ काम करना शुरू किया। और भारत के जितने भी उग्रवादी संगठन थे जो उस समय नॉर्थ ईस्ट में शुरू से थे, उनको बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में बुला करके ट्रेनिंग देने लगे। चीन से सहायता मिलने लगी और म्यांमार वगैरह के तरफ से भी उनको सपोर्ट मिलने लगा, और उस समय ईस्ट पाकिस्तान इन सब चीज़ों का अड्डा बन गया। ईस्ट पाकिस्तान भारत के लिए कमजोरी इसलिए बनता चला जा रहा था क्योंकि एक तो जितने भी पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन थे उनकी वहाँ पे अड्डे बन गए, ट्रेनिंग सेंटर बन गए। चीन से उनको ऐसे लिटरेचर मिल जाते थे, इसके अलावा चीन से उनको हथियार भी मिलते थे, पैसा भी मिलता था। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक बिहार और बंगाल के बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है चिकन नेक, हम उसका नाम लेते हैं। चिकन नेक एक एरिया पड़ता है। चिकन नेक की खास बात क्या है, वहाँ पर आकर के अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान बिल्कुल सटा हुआ है, और वहाँ पर भारत के नक्शे की जो चौड़ाई है वो सिर्फ 40 किलोमीटर के आसपास है।
मतलब अगर आप समझ लीजिए 62 के युद्ध के बाद अगर चीन की सेना 62 के युद्ध में वहाँ तक आ जाती, चीन के सपोर्टर जो माओवादी और जो इंसर्जेंट्स थे नॉर्थ ईस्ट के, वो और अगर ईस्ट पाकिस्तान की सेना वहाँ खड़ी हो जाती तो पूरा का पूरा भारत के हाथ से पूर्वोत्तर भारत निकल जाता। और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी भी 1962 के युद्ध में थी, कहीं ऐसा ना हो कि आसाम के मैदान और चिकन नेक तक अगर ये आ गए तब भारत क्या करेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे उस समय भारत 62 के युद्ध में उसको फेस किया था। तो ईस्ट पाकिस्तान भारत विरोध का अड्डा बन चुका था और जितने भी पूर्वोत्तर के उग्रवादी थे, पाकिस्तान और चीन के समर्थक थे, उन सब की वो अड्डा बन चुका था। और भारत के खिलाफ जितने भी उग्रवादी और संगठन थे और भारत में आंतरिक अस्थिरता पैदा करने की बात की जा रही थी, उन सब में पाकिस्तान के इसी क्षेत्र का नाम सामने आता था। तब ने आपको दो चीज़ बता दी, एक तो ये कि पाकिस्तान की भौगोलिक दूरी लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास, हरकतें अच्छी थी नहीं, अंदर से हम उनको जाने देते नहीं थे। आप हमारा वायु सीमा का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कहीं से हमने उनको नहीं रोका था। लेकिन कोई सामान पहुंचाना हो तो ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान पूरे भारत का चक्कर काट के जाना पड़ता था। उसके बावजूद भी ये लोग पाकिस्तान जैसा दुष्ट देश मानने को तैयार नहीं था और ईस्ट पाकिस्तान भारत विरोध की बिल्कुल जगह बन चुका था, जहाँ पर 1962 के बाद ये हालात हो चुके थे कि शायद कभी भी पाकिस्तान, चीन और उग्रवादी संगठनों के द्वारा हमारा चिकन नेक का एरिया के द्वारा पूरा पूर्वोत्तर भारत ये अलग कर देते। देखिए लाल डेंगा वगैरह का जितना भी आप नाम सुनेंगे उस ज़माने में, ये सब उसी एरिया में सक्रिय थे और एक बहुत बड़ी भारत के लिए समस्या बन चुकी थी। तो अगर कोई कहता है कि हमने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया, तो हाँ कराया है, वो भी इसलिए कराया क्योंकि तुम हमारे लिए संकट बन चुके थे। हम ना कराते तो आप क्या इतने शांत आप नहीं थे कि आप हमसे पूरा पूर्वोत्तर भारत ना छीन लेते। आप उसकी साजिश कर रहे थे, इसकी खबर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को शुरू से थी, इसलिए आप हमारी मजबूरी बन गए थे कि हम बांग्लादेश को आज़ाद कराते। तो इसमें कोई नई बात नहीं है ना, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तरफ आरोप लगते हैं और हमें क्लियर नहीं होते। जैसे कभी आप देखिए कश्मीर के आतंकवादी क्या कहते हैं, अरे भारत को भी तो आज़ादी जो है वो बंदूक के बल पे मिली है भगत। और ये कुछ लोग देखिए, जो कुछ लोग मैंने पहले की वीडियो में बताया था, कुछ लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास की मानसिकता वाले होते हैं ना, वो कहते हैं कि भगत सिंह ने भी तो बम फोड़ा था, तो आतंकवादी भी करते हैं, तो भी भगत सिंह से भी तुम तुलना करोगे क्या। गांधी जी ने एक जगह लिखा है, साधन की साध्य की पवित्रता के साथ साथ साध्य की भी पवित्रता हो। भगत सिंह चाहते तो जो केंद्रीय विधानसभा, जिसका हम संसद कहते हैं या लोकसभा कहते हैं, जहाँ उन्होंने बम फोड़ा था, उसी बम में छर्रे डालते, पटकते, 2-4 सांसद पक्का था कि कांड हो जाता। लेकिन उन्होंने आवाज़ वाला किया था, वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे भगत सिंह कि आवाज़ वो बहरों को सुनाई पड़े कि हम यहाँ तक आ गए हैं, भागे नहीं थे आज के आतंकवादियों के तरीके से। भगत सिंह ने कभी भी किसी भी ऐसे आदमी की हत्या नहीं करी। तो गांधी जी कहते हैं कि साधन के साथ साध्य के साथ साथ, मतलब आपका जो एम हो वो भी पवित्र हो, साधन भी पवित्र हो। तो चीज़ों को समझ लीजिए। जो लोग कहते हैं कि भगत सिंह ने भी ये किया था, बम फोड़ा था और भारत को आज़ादी मिली तो इस तरीके से मिली तो कश्मीर में, भैया साधन की पवित्रता के साथ साथ साध्य की पवित्रता भी हो, वो ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो कश्मीरी हिंसा की जो समर्थन करते हैं पाकिस्तानी या हाफिज़ सईद जैसे कुकर्मी आतंकवादी कहते हैं कि भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराया। हाँ कराया, क्योंकि अगर हम ना कराते तो आप हमारा जो पूर्वी पाकिस्तान
में जो आप आग लगाए थे और हमारे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, आप हमारे यहाँ जो माओवादी हिंसा फैलाना चाहते थे, उग्रवादी हिंसा फैलाना चाहते थे, नक्सलवाद फैलाना चाहते थे, उसके लिए आप जगह तैयार कर रहे थे, आप बेस तैयार कर रहे थे। तो हमको भी तो अपनी सुरक्षा के कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने आज आपको बताया अभी दो चीज़ें, क्या कि पाकिस्तान के दो क्षेत्रों की दूरी, पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान किस प्रकार हमारे लिए इंसर्जेंट, माओवादी, नक्सलवादी ज़मीन को पूरा पनाह दे रहा था, ज़मीन को सींच रहा था, किस प्रकार चीनी मानसिकता को पाकिस्तान यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था, और किस प्रकार पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान पूर्वोत्तर भारत के लिए संकट बन चुका था। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये दो बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि उस समय की दो चीज़ें क्या थी, परिस्थितियाँ मैंने आपको बताया। अब आपको हम चलते हैं तीसरी परिस्थितियों को लेकर। देखिए, पाकिस्तान के साथ एक और चीज़ भी थी। पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के कारण यूरोप और अमेरिका का, यूरोप के देशों का और अमेरिका के बिल्कुल गोद में बैठा हुआ था। चीन को इसको सपोर्ट, चीन का सपोर्ट भी उनको मिल चुका था। 62 के युद्ध में चीन ने देखा था, पाकिस्तान ने देखा था कि चीन ने भारत को किस तरह हराया है। कुछ एरिया पाकिस्तान ने भी चीन को भारत का गिफ्ट कर दिया था, साहब ले जाइए तस्ती में रख करके। उसके बाद क्या था कि आपने देखा इंग्लैंड ने किस तरह मध्यस्थता करी। कच्छ वाला एरिया भी हमारा लगभग जो हमने एरिया बताया था 300 वर्ग मील के आसपास का, उसको उठा करके उनको दे दिया पाकिस्तान को। और इसके अलावा 65 के युद्ध में ताशकंद में किस तरीके से पाकिस्तान के साथ जब वार्ता करने के लिए, जब मध्यस्थता करने के लिए सोवियत संघ के कहने पर भारत सरकार के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी गए, किस प्रकार उनको सदमा लगा, वहाँ उनको मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। तो आपने देखा अब तक कि 3 तरह की परिस्थितियाँ थीं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति जो पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ जा रही थी, ईस्ट पाकिस्तान भारत के लिए संकट बनता जा रहा था, और तीसरी एक चीज़ और थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, इसकी भी हमने आपसे चर्चा करी कि पाकिस्तान के दो देशों के, दो टुकड़ों के बीच की दूरी। ये कुछ ऐतिहासिक तथ्य थे जिनको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अब अगले सत्र में मैं आपसे इसकी चर्चा करूंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, वो किस तरह वहाँ पे आग बरसी, या आग बरसने की, या मतलब उसको अगर आप वैसे ले तो क्यों जनता में आग लगी, या जनता क्यों उनसे अलग होना चाहिए, अब इसकी चर्चा मैं करूँगा। धन्यवाद।